अब तक की कहानी में हमने जाना कि कैसे रक्षा, विक्की, मोहित और रीना रात भर भटकते रहे रिजॉर्ट से बाहर निकलकर और वो रास्ता ढूंढते रहे पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। जब सुबह हुई जैसे तैसे करके उन्हें रास्ता मिला और वो अपने नए घर पे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनकी एक घर की चाबी तो रिजॉर्ट में ही रह गई है। क्या अपने नए घर में पहुंचने के बाद रक्षा की सारी परेशानियां खत्म हो गईं? क्या जो एंटिटी उनके पीछे लगी हुई थी उससे वो मुक्त हो गए थे? यदि ऐसा हो जाता तो कहानी का दूसरा भाग लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं हुआ और आज हम जानेंगे कि आगे इस फैमिली के साथ क्या हुआ। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अब हम जानेंगे कि कहानी में आगे क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने परसों ही कहानी का पहला भाग शूट किया था और आज मैं दूसरा भाग शूट कर रही हूँ और इन 2 दिनों में टेम्परेचर 3 डिग्री गिर गया है और मुझे स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ गई है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आप सभी अपना ख्याल रखिए। अब हम चलते हैं कहानी में आगे। ये सारा इंसिडेंट रक्षा अंबिका के साथ शेयर कर रही थी और अंबिका जब ये सुन रही थी तो उसे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। एक बार को तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पैरानॉर्मल एंटिटीज जो होती हैं वो इतनी भयानक होती हैं कि किसी के साथ इस हद तक भी डैमेज कर सकती हैं। आगे रक्षा ने अंबिका को बताया कि जब वो लोग घर पहुंचे और घर की कीज रिजॉर्ट में ही रह गई थी तो उस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो रिजॉर्ट जाके घर की कीज वापस लेकर आए। फैमिली इतनी डिस्टर्ब और इतनी थकी हुई थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कार में ही आराम करेंगे और थोड़ा समय निकल जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। रक्षा और विक्की की तो आंख लग गई थी पर मोहित और रीना बहुत ज्यादा परेशान थे और इस वक्त वो ये डिस्कस भी नहीं कर रहे थे कि रात में क्या हुआ। बस वो वेट कर रहे थे कि कैसे भी टाइम निकले और आगे क्या करना है वो देखें, क्योंकि उनका सारा सामान रिजॉर्ट में ही था। 9 बजे के आसपास जो इनका स्टाफ होता है वो आता है काम के लिए। किसी को भी नहीं पता था कि ये फैमिली आज ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इनफैक्ट फैमिली को खुद ही नहीं पता था कि उन्हें आज यहाँ आना पड़ेगा। मोहित सारे वर्कर्स को वापस भेज देता है ये बोल के कि आज काम नहीं होगा, आप लोग कल आना। और जो इनकी मेड होती है बस उसको ये लोग रोक के रखते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम अभी यहीं पे रुको, हम चाबी मंगाते हैं तो फिर दरवाजा खोलेंगे। मोहित अपने जूनियर को फोन करता है और उसको बोलता है कि रिजॉर्ट में कीज रह गई हैं और उसको कीज की लोकेशन बताता है और बोलता है कि आप मुझे वो आके हैंड ओवर कर दो। किसी काम की वजह से हम लोग सीधे घर पे आ गए हैं और कुछ इमरजेंसी हो गई है। मोहित की जो डेजिग्नेशन है वो बहुत हाई है तो जूनियर नहीं पूछता कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। सर ने बोला है उतना काफी है। हालांकि वो पर्सनल काम है बट आप जानते ही हैं कि इतना तो चलता है। रिजॉर्ट से घर की कीज आती हैं, ये लोग घर में जाते हैं। मोहित ऑफिस में इन्फॉर्म कर देता है कि आज वो नहीं आ पाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जो भी सिक लीव उसने डाली थी वो अपना लेता है। उसके बाद इनकी मेड जो सुबह से लेकर शाम तक के लिए फिक्स हुई है इनके घर पे रहने के लिए, और ये लोग घर के अंदर जाते हैं। घर ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गया है क्योंकि रीना ने बहुत मेहनत की थी और रक्षा का भी वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो रीना खुद ही जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही थी घर को प्रॉपर सेटल डाउन करने की और ऑलमोस्ट वो हो चुका था। अंदर आके ये बच्चों को बेडरूम में भेजते हैं, बोलते हैं कि तुम थोड़ा आराम करो वहां जाके। उसके बाद मोहित को भी रीना बोलती है कि आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं मेड को थोड़ा काम समझाकर फिर आती हूँ। रीना मेड को काम समझाती है लेकिन वो सबसे पहले बोलती है उसको कि तुम चाय बना दो और ब्रेकफास्ट के लिए उसको बोल देती है। बच्चे अभी आराम करने चले गए हैं, मोहित भी आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेड चाय बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है तो रीना मोहित को बुलाती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोएंगे। तो ब्रेकफास्ट की टेबल पे ये लोग अपना चाय और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अब इनका रात वाला डिस्कशन शुरू होता है। इन लोगों के लिए सबसे स्ट्रेंज चीज यही होती है कि रिसेप्शन पे इतने बड़े रिजॉर्ट में कोई क्यों नहीं था और हम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आवाजें लगा रहे थे, तो भी किसी स्टाफ ने हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी। यहाँ तक कि मेन गेट पे गार्ड्स थे वो भी नहीं आए। तो ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं और यही डिस्कशन चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ उस रिजॉर्ट में गलत हुआ है, उस कॉटेज में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और सारी रात की बातें चल रही होती हैं। इनकी जो मेड है उसका नाम देबू है और वो 50 साल के आसपास की उम्र की एक औरत है जो कि वहीं आउटस्कर्ट्स में ही रहती है, जिसका गांव वहां से हार्डली आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पे है। और देबू रोज सुबह अपने गांव से आती है और रात में गांव वापस जाती है। तो ये लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मेड ऑब्वियसली
भी साथ में ही काम कर रही है, अब काम तो उसके भी लगे हुए हैं, तो वो भी सुन ही रही थी ये सारी चीजें, बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, तो वो ये सारी चीजें सुन रही होती है। और यहाँ पे रीना मोहित बात कर रहे होते हैं, इनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, चाय वगैरह पी लेते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि उनके लिए सोना बहुत जरूरी है, तो डिसाइड करते हैं कि बच्चे जब उठ जाएंगे तब उनको कुछ खिला पिला देंगे। और उसके बाद रीना बोलती है कि मोहित आप आराम कीजिए, मैं आ रही हूँ। रीना मेट को ऑलमोस्ट सारा काम समझा देती है और उसको बोलती है कि हम 1-2 घंटे के लिए सोने जा रहे हैं, तो तुम अपने हिसाब से काम कर लेना और लंच वगैरह की प्रिपरेशन कर लेना। देवो तो वैसे भी सारी बातें सुन चुकी होती है, वो रीना को खुद ही इनिशिएटिव लेके बोलती है कि मैडम कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या। एक बार को तो रीना को भी लगता है कि मैं इसको बता दूं सब कुछ, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और ये जो सब कुछ हुआ है ये इतना अजीब और अलग सा एक्सपीरियंस है उनके लिए कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें उनके साथ हो सकती हैं। इनफैक्ट ये फैमिली वो नहीं थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिलीव करती हो, लेकिन जो भी कुछ उस रात हुआ उसकी वजह से रीना को रक्षा की हर बात पे भरोसा था, जो भी वो बता रही थी सारी चीजों पे भरोसा था, क्योंकि अपनी आंखों से इतना सब कुछ देखने के बाद वो किसी चीज को झुटला नहीं सकती थी। बट स्टिल वो मेड उसके लिए अभी बहुत नई थी, तो रीना ने इस वक्त उसके साथ कुछ डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। तो रीना ने देवू को बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना काम करो और मैं अभी सोने जा रही हूँ, हम काफी थके हुए हैं। ये कह के वो वहां से चली गई। रीना जाके बेड पर लेटी, उधर मोहित सो रहे थे, पर रीना को नींद नहीं आ रही थी। जो भी कुछ हुआ था वो इतना शॉक में आ गई थी और वो उस चीज से उभर नहीं पा रही थी। और उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था इस बात के लिए कि रक्षा उससे बार बार ये बात कर रही थी पर वो उसकी बात पे भरोसा नहीं कर पाई। खैर ये दिन भी निकल गया और डिनर के टाइम पे सारी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अब इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे और आपस में भी कोई बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे से इन्होंने एक नई शुरुआत की। मोहित अपना ऑफिस गए, रक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर पर ही थी और विक्की भी स्कूल जाना शुरू कर चुका था। आज मोहित ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकले थे क्योंकि उन्हें रिसोर्ट से अपना सारा सामान कलेक्ट करना था। वो रिसोर्ट गए, उन्होंने वहाँ पे मैनेजर को बहुत फटकार लगाई। उन्होंने उस पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में तो उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें करना ठीक नहीं होगा, पर उन्होंने इस चीज के लिए उन्हें बहुत फटकारा कि रात में उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी और वो चिल्लाते रहे रिसेप्शन पे आके, इतनी आवाजें मारी लेकिन कोई भी नहीं आया। इधर जो रक्षा की ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आई थी वो सब नॉर्मल था, बस रक्षा का जो एचपी था वो थोड़ा सा कम था, मतलब इतना ज्यादा भी कम नहीं था लेकिन उसका एचपी 10 के आसपास था, तो थोड़ा कम था उसका एचपी। अब सबको लग रहा था कि शायद चीजें ठीक हो गई हैं और जिंदगी नए सिरे से शुरू हो चुकी है, पर यह सिर्फ एक भ्रम था। इन्हें इस घर में 2-3 दिन ही हुए थे कि अचानक एक रात फिर से रक्षा चीखती हुई उठती है, मम्मा 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 मुझे बचाओ। भागती हुई रीना रक्षा के कमरे में जाती है और रक्षा रो रही है चिल्ला चिल्ला के, वो मुझे ले जाएगा, मम्मा प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएगा। मोहित और रीना दोनों इतने घबराए हुए हैं कि अभी भी क्या ये चीज इनके ऊपर है, क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। रक्षा रोती चली जा रही है, वो उसे थोड़ा सा काम करते हैं, लाइट जलाते हैं उसके रूम की। रीना रक्षा को गले से लगाती है, उसको बहुत दिलासा देती है। रक्षा रोए जा रही है, रीना उसको काम करने की कोशिश कर रही है। मोहित उससे बोल रहा है कि बेटा क्या हुआ, बताओ हुआ क्या है। रक्षा को थोड़ा पानी वानी पिला के ये लोग स्टेबल करते हैं तो रक्षा बताती है कि मम्मा मैं रात में सोते हुए फिर उसी रिसोर्ट में पहुंच गई थी, वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, वो मुझे घसीट के बाथरूम में ले जा रहा था, मम्मा वो मुझे ले जाएगा, मम्मा मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और अब रक्षा की बात पे ना भरोसा करने के लिए इनके पास कोई वजह नहीं थी। जो सब कुछ हुआ था उससे ये लोग बहुत डर गए थे। उस रात रक्षा को बहुत मुश्किल से सुलाया गया और अब रक्षा को मोहित और रीना ने अपने ही रूम में शिफ्ट कर लिया था। रक्षा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बच्ची का कोई खून चूस रहा है, उसका वजन गिरता जा रहा था, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे आने शुरू हो गए थे। एक 11th क्लास की बच्ची जो बहुत लंबी सी प्यारी सी हुआ करती थी, धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी और ये चीज उसके साथ उसी रात नहीं हुई, 2-3 रात लगातार हुई। मोहित और रीना बहुत परेशान हो गए और ये शहर उनके लिए इतना नया था, यहाँ के लोगों को भी वो नहीं जानते थे। मोहित के जो मदर फादर थे वो गांव में रहते थे और बहुत रिलीजियस टाइप के लोग थे, तो मोहित ने डिसाइड किया कि मैं मम्मी से बात करता हूँ, शायद वो इस चीज का कोई सोल्यूशन दे। मोहित ने अपनी मदर को फोन किया, उसकी मदर ने भी यही बोला कि बेटा तुम्हें वहाँ पे किसी से बात करनी पड़ेगी, ये चीज ठीक नहीं है, जो बच्ची के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है और ये किसी भी लेवल पे जा सकता है, तुम्हें किसी को दिखाना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस तरीके से चीजें नहीं चल पाएंगी। अब रीना और मोहित यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ हम किसके
उसके साथ डिस्कस करें। तो रीना ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस दिन मेट खुद ही पूछ रही थी, तो कल मैं देबू से ही बात करूंगी, क्या पता उसे इस बारे में कोई जानकारी हो। वैसे भी वो गांव में रहती है तो उसको शायद इस चीज की कोई जानकारी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मोहित ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। देबू भी घर पे आ चुकी होती है और मोहित विक्की का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तो उसको स्कूल ड्रॉप करते हुए जाएंगे। तभी रक्षा भी स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है और जैसे ही वो स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है, एकदम उसका पैर स्लिप होता है और वो स्टेयर्स से गिरती है और फिर फेंट हो जाती है। तुरंत ये लोग उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में फिर उसका सारा चेकअप होता है। उसकी बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट उसका एचबी जो अभी तक 10 था वो 8 पे आ चुका है। और डॉक्टर ने क्लियरली मोहित और रीना को बता दिया कि बच्ची के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आयरन इसको बहुत देना है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब की और क्लियरली उनको बता दिया कि अगर 1 वीक तक बच्ची रिकवर नहीं करती है तो हमें इसको फिर ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ये लोग रक्षा को लेकर घर आते हैं। शाम हो गई होती है, देबू के जाने का भी टाइम हो गया होता है और फाइनली ये आज भी देबू से बात नहीं कर पाती। रात को रक्षा सो रही होती है और अगेन सेम चीज, वो वैसे ही चीखते हुए उठती है। वही सारा कुछ सिनेरियो चल रहा होता है। ये लोग बहुत परेशान आ जाते हैं इस चीज से और एक तरफ ये लोग इतना होपलेस हो जाते हैं कि उस दिन को कोसना शुरू कर देते हैं कि जब वो कैलकाटा आए कि हम यहाँ पर आए ही क्यों। रात निकलती है, नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, इनका दिन वापस से वैसे ही शुरू होता है। देबो आती है घर पे और आज रीना देबो से सारी बातें डिस्कस करती है। मोहित ऑफिस के लिए निकलते हैं, विक्की स्कूल चला जाता है। मोहित और विक्की के जाने के बाद रीना सबसे पहली चीज जो देबो से पूछती है वो यही पूछती है कि देबो, क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसे बाबा या तांत्रिक हैं जो उतारा करते हो, जो भूत प्रेत की समस्याओं का समाधान करते हो। देवो सुनते ही समझ जाती है कि कोई ना कोई समस्या तो इस घर में चल ही रही है। वो बड़े खुशी खुशी रीना को बताना शुरू करती है, अरे मैडम, हमारे गांव में तो 3-4 बाबा ऐसे हैं, बहुत दूर दूर से हमारे गांव में इस तरीके की समस्याओं का लोग समाधान कराने आते हैं। हमारे गांव में तो ये सब कुछ बहुत होता है, बहुत सिद्धि प्राप्त बाबा हैं। और देवो का जो एक्सेंट है वो टूटी पुटी हिंदी बोलने वाला है, क्योंकि वो कैलकाटा से है और वो बंगाली बोलती है। तो ये सारा कुछ जो कन्वर्सेशन चल रहा है ये बहुत टूटी पुटी हिंदी में चल रहा है। देबो रीना को बताती है कि हमारे यहाँ जो बाबा हैं वो आपके घर की मिट्टी देखकर ये बता सकते हैं कि घर में कोई समस्या है या नहीं है। रीना उसको बोलती है कि तेरा यहाँ से गांव कितनी दूर है। तो देबो बताती है कि मैं आधे पौने घंटे में ऑटो से पहुंच जाती हूँ अपने गाँव और मैं शाम को भी इतना ही टाइम मुझे लगता है। तो रीना उसको बोलती है, तू सबसे पहले झाड़ू लगा और यहाँ की मिट्टी लेकर जाओ और तू बाबा को दिखा कि क्या यहाँ पर कोई समस्या है, और अगर ऐसा है तो तू मुझे फोन करके बताना। और वो रक्षा के बारे में तो सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी होती है। तो वो बोलती है कि जैसा भी होगा तो मुझे बता, मुझे बस इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। देवो झाड़ू लगाती है और आज रीना उससे कोई काम नहीं करवाती, सिर्फ झाड़ू लगा के घर की मिट्टी देती है और उसको बोलती है कि तू मुझे वहां जाके फोन करना, जैसा भी हो तेरे बाबा देखकर बताएं तो मुझे बता। देवो अब मिट्टी लेके अपने गाँव जाती है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, रीना उसके फोन का डेस्परेटली वेट कर रही है। देवो के पास फोन नहीं है, तो उसको जो फोन करना था वो किसी से लेकर ही करना था, उसका कोई नंबर भी नहीं है। रीना वेट कर रही है। देवो सुबह 10 बजे की निकली हुई है, शाम के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, देवो का कोई फोन नहीं आता। क्या देवो रीना को फोन करेगी? क्या रक्षा को इस समस्या का समाधान मिलेगा? क्या ये एंटिटी रक्षा का पीछा छोड़ देगी? जी हाँ, आज ही की कहानी में ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो ये जानने के लिए आप कहानी में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो इतना सा एफर्ट तो आप कर ही सकते हैं। यदि आप लोग भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं यहाँ से नरेट करूँ, तो सामने दिए हुए मेल ID am.rstoriesandexperience@gmail.com पे शेयर कीजिए। मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। जैसा मैंने आपको बताया, देवो सुबह 10 बजे की गई हुई है, शाम के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, देवो का कोई फोन नहीं आता। अचानक रीना के मोबाइल में घंटी बजती है और वो फोन देवो का ही होता है। रीना फोन उठाती है, उधर से देवो बोलती है हेलो, और देवो की आवाज सुन के रीना उस पर बरस पड़ती है। सुबह से तू गई हुई है और तू अब फोन कर रही है, अभी तक तूने मिट्टी दिखाई नहीं दिखाई, क्या हुआ? देवो वहां से बोलती है, मैडम बहुत भीड़ थी, मेरा नंबर ही अभी 15 मिनट पहले आया है, मैंने बाबा को मिट्टी दिखाई और उन्होंने बोला कि घर में कोई परेशानी नहीं है, यदि समस्या किसी के साथ हो रही है तो आपको उसको लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी वो बता पाएंगे कि समस्या किसी के ऊपर है या इस परेशानी का क्या निवारण
निवारण है। तो ये तो इस बात से क्लियर हो गया था कि प्रॉब्लम उनके घर में नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अब रक्षा के साथ चल रही थी। ना ही मोहित को कोई परेशानी हो रही थी, ना ही रीना को कोई परेशानी हो रही थी, और विक्की तो नॉर्मल हो गया था वहां से आने के बाद, उसके साथ कभी कुछ वैसा नहीं हुआ। लेकिन सारी प्रॉब्लम जो थी वो रक्षा के साथ चल गई थी। शाम को जब मोहित ऑफिस से वापस आते हैं तो रीना सारी चीजें मोहित के साथ डिस्कस करती है, मोहित को बताती है। मोहित को सुन के थोड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट कोई तो मिला जिसके साथ हम ये बात कर सकते हैं, शायद हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ऑन दी अदर हैंड मोहित ये भी सोच रहे होते हैं कि यार ये जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं क्या वो ठीक है। एक होता है ना जब आप बिल्कुल भी इन सारी चीजों पे इस तरह भरोसा करते ही नहीं हो जैसे आप ईश्वर पे करते हो, तो आपका ध्यान बार बार डगमगाता है। लेकिन जब आपके साथ इतना कुछ घटा हो तो आप उसे नकार भी नहीं सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। मोहित रीना से कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, तुम एक बार जाओ देवो के साथ और दिखा कर आओ रक्षा को। उसकी माँ ने भी यही सजेस्ट किया होता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी से मिलना चाहिए, क्योंकि रक्षा की हालत ठीक नहीं थी। और इनफैक्ट आज रात को भी रक्षा को सेम वही प्रॉब्लम हुई, सेम वो वैसे ही उठी। तो इनफैक्ट ये लोग वेट ही कर रहे थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब देवो आएगी तो ये लोग रक्षा को लेकर देवो के गांव जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब देवो आई उस दिन मोहित ने भी ऑफिस से ऑफ लिया। अपने बच्चे के लिए इंसान सब कुछ करता है, और ये रक्षा को लेके बाबा के पास गए। विकी के फ्रेंड के पेरेंट्स से मोहित ने बात कर ली होती है। विकी छुट्टी के बाद अपने फ्रेंड के यहाँ चला जाता है और ये लोग देवो के साथ बाबा के यहाँ जाते हैं। जब ये लोग बाबा के यहाँ पहुंचते हैं वहां पे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई होती है। तो इनका नंबर करीब 1-1.5 घंटे बाद आता है। बाबा के यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांव की ही फैमिलीज थी। जिन लोगों के घर में कोई समस्या थी इस तरीके की वो लोग वहां पर थे, और इनफैक्ट इन लोगों ने वो लोग भी देखे जो पजेस थे। तो वो बाबा एक्चुअली पहुंचे हुए थे, वो प्रॉपर तांत्रिक थे जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर। ये लोग रक्षा को बाबा के पास लेकर गए। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका नंबर 1-1.5 घंटे बाद आया, तो रक्षा को वहां जाने पे कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि रक्षा को कोई रोक रहा है या इनको वहां जाने में कोई परेशानी हुई हो, या रक्षा पजेस्ड हो, या वो डिनाई कर रही हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मली ये लोग सारे कहते बस रक्षा जैसे वीकनेस फील कर रही थी, उसको वही प्रॉब्लम था, तो इन्होंने उसको गाड़ी में सुला दिया हुआ था। और जब इनका नंबर आया तो वो रक्षा को रीना लेकर आ गई और ये बाबा के पास रक्षा को लेकर गए। रक्षा के पास बाबा को बिठाया गया। बाबा ने थोड़ी देर रक्षा के सर पे हाथ रखा, आंखें बंद की। रक्षा बैठी हुई थी, नॉर्मल थी, मतलब उसे कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी, कुछ फील नहीं हो रहा था। 5-7 मिनट बाद बाबा ने बोलना शुरू किया, और उनका सबसे पहला जो सेंटेंस था वो ये था, बहुत नकारात्मक आत्मा है। सुन के सभी लोग सिरन गए कि डेफिनेटली कोई एंटिटी है जिसने रक्षा को पजेस कर रखा है। फिर बाबा ने बोला कि वो इस लड़की के साथ गलत सलूक कर रही है। ये तो मोहित और रीना ने अपनी आंखों से देख लिया था कि हुआ क्या था। बाबा ने बोला कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जो तुम्हारा परिवार अभी तक सुरक्षित है। जैसा मैंने आपको बताया कि मोहित के माता पिता गांव में रहते थे, और वो जो पितरों के प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं वो मोहित की मदर प्रॉपर उनको फॉलो करती थी। जो भी भोग लगाया जाता है, श्राद्ध दिए जाते हैं, वो सारा कुछ वो करती थी। इनफैक्ट कोई पितृ अमावस्या भी होती है, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जितना उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो सारे रिचुअल्स मोहित की मदर प्रॉपरली फॉलो करती थी, और शायद इसी वजह से उनके पितरों का आशीर्वाद था जो बाबा ने कहा कि रक्षा पे बना हुआ है, तुम्हारे परिवार पे बना हुआ है, अदरवाइज वो एंटिटी अब तक रक्षा के अंदर प्रवेश कर गई होती। तो रक्षा पजेस्ड नहीं थी, लेकिन उसको पजेस करने की भरसक कोशिश की जा रही थी उस नेगेटिव एंटिटी द्वारा। रीना ने पूछा बाबा कौन है वो, और हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हमने क्या बिगाड़ा है उसका। तब बाबा ने बताया कि प्रेत बहुत नकारात्मक है और इस बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है, पर अभी वो इतना शक्तिशाली नहीं हो पाया है कि इसके अंदर प्रवेश कर सके। और दूसरी चीज कि तुम्हारे पितृ अभी तक तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि वो इस बच्ची के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। फिर बाबा हंसते हुए बोलते हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दिया ना तुम्हें कुछ। ये लोग बड़ा स्ट्रेंज फील करते हैं कि इनको कैसे ये बात पता। एक बात होती है कि आप बहुत डाइसी होते हो किसी चीज को लेके, क्योंकि बाबा ने अभी तक उनको ये नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मतलब जो भी उनके साथ इंसिडेंट घटा था वो बाबा ने नहीं बताया था। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कोई दिखाई नहीं ना दिया, तो इन लोगों को थोड़ा सा बिलीव हुआ, क्योंकि दिखाई वो किसी को नहीं दिया था, सिर्फ इन्होंने महसूस किया था। रक्षा ने भी उसे महसूस किया था, इन सारे लोगों ने महसूस किया था क्या छवि है, क्या उसका मतलब कोई शेडो है, क्या है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया था। और दूसरी
चीज सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दी थी। इन लोगों ने बोला कि हाँ अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हाँ हमने उसे महसूस किया है। बाबा बोलते हैं रुको। फिर उन्होंने नींबू मंगाया है। उसके बाद वो नींबू बाबा ने रक्षा को दिया और उसको बोला कि तुम इसे अपनी मुट्ठी में बंद करो। उसके बाद बाबा ने रक्षा के माथे के केंद्र बिंदु पे एक भभूति लगाई और उस पे अंगूठा रख दिया, इस पॉइंट पे यहाँ पर, और 5 मिनट तक वो अंगूठा रख के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहे आंखें बंद करके। 5 मिनट बाद उन्होंने रक्षा को बोला कि मुट्ठी खोलो, और आप यकीन नहीं करेंगे जब रक्षा ने वो मुट्ठी खोली तो जो फ्रेश नींबू उसने अपनी हाथ में पकड़ा हुआ था वो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका था। जैसे नींबू गल नहीं जाता है, बिल्कुल वैसा हो गया था विदिन 5 मिनट्स। उसके बाद बाबा ने मोहित और रीना से सारा इंसिडेंट पूछा कि क्या क्या तुम्हारे साथ वहां पर घटा है। दो बाबा को ऑलमोस्ट पता था, लेकिन वो डिटेल जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज है जो वो पकड़ नहीं पा रहे हो। उन्होंने सारा इंसिडेंट बताया। उसके बाद बाबा ने उनसे पूछा कोई ऐसा वस्त्र है इस बच्ची का जो तुम वहां से लाए हो और अभी तक तुमने उसे धोया ना हो या उसको इस्तेमाल किया हो। ये लोग जब से नए घर में आए थे, काम चल ही रहा था, ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी ये सारी, तो इतना टाइम उन्हें नहीं मिला था कि वो कपड़े धो सके या धुलवा सके। और जो कॉटेज से कपड़े आए थे उन्होंने वैसे ही उठा के साइड में रख दिए थे और उसमें रक्षा के भी कपड़े थे। तो रीना ने बोला हाँ बाबा ऐसे तो बहुत सारे वस्त्र हैं जो हम उस जगह से लेकर आए हैं और अभी तक धोए नहीं है, वो घर में ही पड़े हुए हैं। तो बाबा ने उनको बोला कि तुम आज जब घर जाओ तो सबसे पहले वो सारे वस्त्र जो भी तुम वहां से लाए हो उनको धोना, पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेंकने फाकने की उन्हें जरूरत नहीं है। और बाबा जो थे वो टिपिकल बंगाली थे, तो ये सारी चीजें जो ये सारा कन्वर्सेशन चल रहा था वो सारा बंगाली में चल रहा था। थोड़ा सा इन लोगों को कम्युनिकेट करने में मुश्किल भी आ रही थी और इनकी जो ट्रांसलेटर थी वो देवो थी। एक एक चीज वो ट्रांसलेट करके रीना और मोहित को बता रही थी, क्योंकि बाबा को हिंदी समझ में आती थी पर वो बोल नहीं पाते थे। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से तुम करना और इस बच्ची का एक वस्त्र तुम रखना, कोई भी जो तुम्हें धोना नहीं है, उसको उठा के घर से बाहर रखना। उन्होंने एक धागा दिया, उन्होंने बोला कि उस वस्त्र को किसी भी कपड़े में बांध देना या किसी पॉलिथीन में बांध देना और उसके ऊपर ये धागा बांध देना, और उसके बाद कल तुम लोग वापस यहाँ पर आना। उन्होंने रक्षा के हाथ पे भी एक धागा बांधा और बोला कि इसको कोई परेशानी नहीं होगी, बच्ची आज आराम से सोएगी और कल तुम ये सारा काम करके सारे घर में हर कोने पर गंगा जल छिड़कना। तुम्हारा घर पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो मैं प्रक्रिया करूंगा उसके बाद जब ये बच्ची घर जाएगी तो ये एक पवित्र स्थान पे जानी चाहिए। ये लोग घर वापस आते हैं, इनका ये सारा प्रोसीजर होते होते ऑलमोस्ट 5-6 बज जाते हैं शाम के। वापस घर आने के बाद रीना सारे कपड़े धोती है, इनफैक्ट जो पहले के भी पड़े होते हैं वो सारे कपड़े धोती है। घर में ये लोग हर जगह गंगा जल छिड़कते हैं। रक्षा के हाथ में ऑलरेडी धागा बंधा हुआ होता है। रात हो जाती है, थक के टूट गए होते हैं ये लोग बिल्कुल। और आज रात जब ये सोते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। रक्षा को कोई सपना नहीं आता, ना ही वो चीख के उठती है, आराम से रक्षा सोई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब देवो आती है तो उस दिन मोहित छुट्टी नहीं ले पाते। रक्षा को देवो और रीना बाबा के पास लेकर जाते हैं और वो वस्त्र जो बाबा ने मंगाया था वो साथ में लेकर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बाबा ने प्रक्रिया का कुछ सामान तैयार किया होता है, कुछ हवन का सामान तैयार किया होता है, और ये लोग जब रक्षा को वहां लेकर जाते हैं तो बाबा रक्षा को कुछ पानी पीने के लिए देते हैं। रक्षा वो पानी पीती है। रक्षा की एक टी शर्ट होती है बेसिकली जो रीना लेकर गई होती है, वो बाबा को दे देती है। उसके बाद जो हवन वगैरह हो रहा होता है उसके सामने वो रक्षा को बिठाते हैं। वापस से रक्षा के माथे पर भभूति लगाते हैं, 2-3 मिनट तक कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद वो पूजन करना शुरू करते हैं। बाबा जैसे जैसे पूजन की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जैसे जैसे मंत्र तेज तेज उच्चारण करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद रक्षा की बॉडी में शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और शिवर करते 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 रक्षा वहीं पे गिर जाती है। बैठे बैठे एकदम गिर जाती है और वो शिवर किए जा रही है। और बाबा ने क्लियरली इनको बोला होता है कि बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, ये प्रोसीजर आधे पौने घंटे का होगा। और बाबा ने रीना को पहले ही वार्न कर दिया होता है कि हो सकता है कि तुम्हें लगे कि बच्ची की हालत खराब हो रही है, लेकिन उस ड्यूरेशन में जब तक पूजा चल रही है तुम इंटरफेयर मत करना, वरना मैं फिर कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे ही रक्षा गिरती है वो कांपना शुरू कर देती है और वो कांपे जा रही है। बाबा जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, रक्षा की बॉडी कांपे जा रही है, कांपे जा रही है। उसके बाद वैसे ही रक्षा कांपते कांपते आदमी की आवाज में बोलती है, छोड़ दे मुझे, जाने दे, और वो बाबा को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती है। रक्षा जो बंगाली का बीबी नहीं जानती थी, वो सारा कॉन्वर्सेशन बंगाली में कर रही है बाबा के साथ। बाबा और रक्षा के बीच में सवाल जवाब शुरू होते हैं। इस ड्यूरेशन में रीना और देवो वो दोनों
दोनों भी बस बैठ के भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा उनके बीच में कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, क्योंकि रीना का कंसर्न इस वक्त सिर्फ इतना है कि मेरी बच्ची बस ठीक हो जाए। ये प्रोसीजर आधे पौने घंटे तक चलता रहता है और उसके बाद बाबा अपने हाथ में जल लेते हैं और रक्षा के ऊपर फेंक के मारते हैं। रक्षा बहुत जोर से आदमी की आवाज में चीखती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। दूसरी अंजलि में वो जल भरते हैं और रक्षा की जो टी शर्ट होती है उस पर मारते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो टी शर्ट रीना और देवो के सामने जलकर राख हो जाती है। वो टी शर्ट जो हवन कुंड के बिल्कुल आगे रखी हुई थी, जिससे अग्नि का कुछ लेना देना नहीं था। अग्नि और टी शर्ट के बीच में कम से कम 2 हाथ का गैप था। वो टी शर्ट वहां से आग पकड़ के और 1 सेकंड में जल के राख हो जाती है। उसके बाद बाबा रक्षा पे फिर से थोड़ा सा जल छिड़कते हैं। धीरे धीरे रक्षा को होश आता है, उसको बिठाया जाता है। फिर बाबा उसको पूछते हैं कि अब कैसा महसूस कर रही है। बाबा तो क्या पूछते हैं, देवो ही उससे पूछती है। तो रक्षा बोलती है कि हाँ ठीक हूँ मैं, सब ठीक है, क्या हुआ। रक्षा को वहां तक याद था जब वो बाबा के पास आती है और बाबा ने उसके माथे पे भभूत लगाई थी, और उसके बाद से लेके अब जो रक्षा होश में आई है, ड्यूरेशन में जो भी कुछ हुआ, रक्षा को कुछ भी याद नहीं है। बाबा बोलते हैं कि बच्ची अब ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम इसे लेकर जाओ और अपने पितरों की पूजा तुम जरूर करना। ये जो भी तुम्हारे घर में प्रथा चली आ रही है, इसको तुम भी आगे बनाए रखना। तुम्हारे पितरों का बहुत आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर, जो तुम इतनी बड़ी समस्या से बाहर आए हो। रीना बहुत उत्सुक होती है जानने के लिए कि क्या हुआ बाबा, ये था क्या। तो बाबा बताते हैं कि कैसे प्रेत रक्षा के ऊपर लगा, उसने क्यों रक्षा को चुना और कैसे उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। जॉय नाम का एक छटा हुआ गुंडा था जो उस कॉटेज में अपने 3 और दोस्तों के साथ रुका हुआ था। इन लोगों का काम ही ये था कि ये एक्सटॉर्शन करते थे और गुंडागर्दी करते थे, और बहुत नॉर्मल था कि लड़कियों पे गंदी नजर डालना, लड़कियों के साथ गलत चीजें करना, ये सारे इनके पेशे में शुमार थे। इस आदमी की उम्र 34 साल थी और ये लोग कोई क्राइम करके उस कॉटेज में रुके हुए थे। जॉय और इसके 3 साथी। रात में इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद इनकी पैसों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। वहां पे इन लोगों ने एक्सटॉर्शन मनी साथ में रखा हुआ था और ये पुलिस से बचने के लिए उस रिजॉर्ट में किसी और नाम से छुपे हुए थे। कहासुनी हाथापाई में बदल गई और उन तीनों में से एक आदमी ने जॉय को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जॉय की मृत्यु हो गई और ये लोग सारा पैसा लेके वहां से रातों रात निकल लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होटल स्टाफ को इसका पता चला तो उन्होंने मालिक को इसकी खबर दी। मालिक ने इस चीज को छुपाने के लिए जॉय की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया और इस चीज का पता किसी को भी नहीं लगने दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। ये बात सिर्फ 2-2.5 महीने पुरानी है और उसके बाद ये जो फैमिली थी वो पहली फैमिली थी जो वहां जाके उस कॉटेज में रुकी। इस ड्यूरेशन में वो कॉटेज बंद पड़ा रहा। वहां पे क्या एक्टिविटी होती थी क्या नहीं होती थी पता नहीं, किसी को उस चीज का अंदाजा था या नहीं था। लेकिन जब आप लोगों की फैमिली वहां पर रुकी तो इस बच्ची के ऊपर उस आदमी की नीयत खराब हो गई। जब वो जिंदा था तब भी वो एक बहुत क्रूर किस्म का इंसान था और मरने के बाद उसका प्रेत बहुत ही नकारात्मक था, जिसने इस बच्ची पे अपनी गंदी नजर डाली और वो उसके साथ गलत काम करना चाह रहा था। क्योंकि वो इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था, इतना बलवान नहीं हुआ था और आपके पितरों ने आपकी बहुत सहायता की, इसीलिए वो इसकी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन उसने भरसक कोशिश की और यदि आप इसका इलाज यहाँ पर नहीं करवाती तो बहुत मुमकिन था कि वो 15-20 दिन के अंदर आपकी बेटी को ले जाता। जितनी भी उसकी शक्ति थी इस बच्ची को ले जाने के लिए उसने पूरी शक्ति लगा दी थी और बच्ची के शरीर से खून चूसना शुरू कर दिया था। ये सुन के रीना समझ ही गई थी कि रक्षा का जो एचपी इतनी तेजी से कम हो रहा था उसका कारण यही था। बाबा ने रीना को बोला कि अब आपकी बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, आपके परिवार पे भी उसकी कोई छाया नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस बच्ची का ख्याल रखें और उसका जो भी इलाज चल रहा है वो इलाज चलने दें। थोड़े दिनों बाद आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुन के रीना बाबा के पैरों में गिर पड़ी। उसने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। रीना ने उनसे पूछा भी कि बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए। आपने जो भी हमारे परिवार के लिए किया है मैं कुछ भी करके उसे चुका तो नहीं सकती, बस आप हम पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए, आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। बाबा ने ये सब करने के रीना से कोई पैसे नहीं लिए, बस उन्होंने इतना बोला बेटा मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन तुम जो भी गरीबों के लिए कर सकती हो वो जरूर करना और अपने पितरों की पूजा हमेशा करते रहना, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे परिवार की रक्षा हमेशा वही करेंगे और जितना तुम गरीबों की मदद कर सको
वो करो। बाबा रक्षा रीना को आशीर्वाद देते हैं, ये लोग घर जाते हैं। रीना देवो को भी बहुत थैंक यू, जो भी अपनी तरफ से कर सकती है करती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद रीना की और रक्षा की आस्था बहुत ज्यादा ईश्वर में बढ़ गई और इनकी पूरी फैमिली का जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया। पूरी की पूरी फैमिली बहुत आस्तिक हो गई, दान पुण्य इन्होंने करने शुरू कर दिए। इस फैमिली ने उस चीज को समझा कि यदि आपके पास ईश्वर की कृपा से पैसा है तो अपनी क्षमता अनुसार हमेशा दान पुण्य करें, और ये इनके लाइफ स्टाइल में अब शुमार हो चुका है। पूरा घर बहुत आस्तिक है, पूजा पाठ इनके यहाँ पहले इतना रेगुलर नहीं होता था, वो इन्होंने शुरू कर दिया। काफी सारे चेंजेस आए इनकी लाइफ में। ये सारी बातें रक्षा ने जब अंबिका के साथ शेयर की, तब अंबिका ने जो इंसिडेंट उसके साथ उस कॉटेज में हुआ था वो रक्षा के साथ शेयर किया। जब फर्स्ट डे अंबिका उस कॉटेज में आई थी तो एक्चुअली जो सबसे पहला उस एंटिटी ने हिट किया था वो अंबिका को किया था, रक्षा को नहीं किया था। लेकिन उसके बाद उस कॉटेज में वो दोबारा आई ही नहीं। तो हो सकता है कि उस एंटिटी का पहला जो टारगेट हो वो अंबिका ही हो। और अंबिका ने रक्षा को बताया कि कैसे वो बाथटब में सो गई थी, उसने कोई सोडा ऑर्डर नहीं किया था, और जब वो नीचे सॉफ्ट ड्रिंक लेने गई थी तो पीछे से किसी ने उसको हाई किया था और उन्हें याद आया कि कैसे बर्तन गिरने की आवाज आई थी। अब वो लोग इस सारी चीज को रिलेट कर पा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद, ये सब कुछ शेयर करने के बाद अंबिका और रक्षा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। रक्षा को रिकवर होते होते थोड़ा टाइम लग गया था, उसकी स्टडीज में भी इस चीज का काफी प्रभाव पड़ा था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था 11th का। पर ऑल एंड ऑल वो पूरी फैमिली इस सारी चीजों से बाहर आई, वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं अब। और 2-3 साल बाद जैसे मोहित का ट्रांसफरेबल जॉब था या वो कहीं ना कहीं स्विच करते थे, तो वैसे ही वो 2-3 साल बाद कैलकाटा से अहमदाबाद चले गए। रक्षा और अंबिका की फ्रेंडशिप आज तक भी बहुत अच्छी है, दोनों टच में हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं और ओकेजनली ये लोग मिलते भी रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से थी रक्षा की कहानी, जो कि बहुत हॉरिबल थी और पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। पर शायद इस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जाना, उन्होंने ईश्वर की शक्ति को जाना। एंड आई रियली विश कि किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े अपनी लाइफ में। बहुत ही हॉरिबल होता है, हॉरिबल के साथ साथ इंसान टूट जाता है, थक जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को मैं यही बोलूंगी, ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखिए। और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ तो आपको स्टोरी ही बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो ईश्वर पे विश्वास कीजिए। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ईश्वर के सामने कुछ नहीं टिक सकता। और अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हो और ये स्टोरी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरीके की स्टोरीज देखने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है, तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट ले लीजिए। आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।